हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीडीपी की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आज की जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वो पियाजे की थ्योरी है। ठीक है, हम लोग पियाजे की थ्योरी आज बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपके पियाजे की जो थ्योरी है ये सीटेड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होती है। आपके सीडीपी में तो 100% आता है, क्योंकि सीडीपी का ही एक टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 4 से 5 हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, वो चाहे आपका हिंदी की पेडालॉजी हो या फिर सीडीपी। सीडीपी में तो 100% आते हैं, बाकी हिंदी पेडालॉजी में भी कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 4 से 5 नंबर का मतलब ये काफी स्कोरिंग टॉपिक होता है, काफी स्कोरिंग थ्योरी होती है। जो आपका पियाजे हुआ, आपका वाइगोस्की हुआ, कोहलबर्ग हुए, तो यहाँ से क्वेश्चन कोहलबर्ग से मिनिमम एक ही क्वेश्चन बनता है। लेकिन जो आपका पियाजे हुआ, वाइगोस्की हुआ, ये आपका हिंदी में पूछ लेता है, आपका सीडीपी में भी आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम लोग पियाजे की थ्योरी बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीडीपी टॉपिक वाइज चल रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में हम लोग सोशलाइजेशन हुआ, आपका जेंडर हुआ, मोटिवेशन हुआ, तो ये काफी ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं वहाँ पे। और मैंने थ्योरी भी डिस्कस की है इससे रिलेटेड, और फिर साथ में प्रैक्टिस भी की है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हैं। वहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस भी कर लोगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ये रही बात। और अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मतलब सीटेट हुआ आपका जो, ठीक है, सीटेट में जो भी आप मतलब आपका एनसीईआरटी फॉलो करता है जो सीटेट एग्जाम है, ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी ही डिस्कस करते हैं। और कोई भी मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग कोई भी बुक उठा के आप लोगों के साथ डिस्कस कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे एनसीईआरटी ही मिलता है, तो हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी ही आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैंने जैसा खुद से मतलब सीटेट क्लियर किया, थोड़ी बहुत यूट्यूब की हेल्प ली है, बाकी जैसे मैंने खुद पढ़ाई की, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जब आप सीटेट में अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो आप लोग चैलेंज भी कर सकते हो, क्योंकि सीटेट जो है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी से ही पूछता है, तो आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन फंस भी रहा है, अगर आपको लगता है ये नहीं ऑप्शन ये सही होना चाहिए, तो आप उसको आधार मान के आप चैलेंज भी कर सकते हो। तो एनसीईआरटी आपके सीटेट में काफी इंपॉर्टेंट है। ये रही बात। अब हम लोग चलते हैं, जो पियाजे की थ्योरी है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पूरी मैंने प्ले लिस्ट बना दी, उसमें हिंदी पेडोलॉजी भी मैंने डिस्कस की है, ठीक है, आपका सीडीपी भी डिस्कस कर रही हूँ और साथ में प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। तो उसकी मैंने पूरी एक प्ले लिस्ट बना दी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पियाजे की थ्योरी। जो आपके पियाजे मनोवैज्ञानिक है, ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी जो थ्योरी थी ये संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। जितना काम आपके दिमाग से होता है, जैसे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, रीजनिंग हुआ, तर्क करना हुआ, सोचना सोचना समझना हुआ, तो ये सब आपका जो भी कॉन्सेप्ट बनता है वो दिमाग में ही बनता है। ठीक, तो जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके दिमाग से बनते हैं। और पियाजे की थ्योरी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ही आधारित है। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, आपकी पियाजे की थ्योरी का नाम है। वहीं पे जो आपके वाइगोस्की, थोड़ा सा हम लोग वाइगोस्की को भी थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि जब आप वाइगोस्की मतलब जो आपका सीडीपी है, इसमें सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपके दिमाग में चीजें ध्यान मतलब अच्छे से बैठेंगी। अगर आप रिलेट करके नहीं पढ़ोगे तो सीडीपी आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सीडीपी के सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो वहीं पे जो आपके वाइगोस्की हैं, ठीक है, वहीं पे आपके जो वाइगोस्की हैं, इनकी जो थ्योरी मतलब इनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक मतलब सिद्धांत पर इनकी थ्योरी आधारित है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पे आपकी जो पियाजे की थ्योरी है वो कॉग्निटिव थ्योरी है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। आगे चलते हैं, हम लोग पियाजे की थ्योरी अब डिस्कस करते हैं। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है मतलब संज्ञानात्मक विकास है। जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके दिमाग में बनते हैं, जो भी तर्क हुआ, जो भी समस्या अगर आपके सामने कोई आई तो आप उसको सॉल्व करते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनते हैं वो संज्ञानात्मक विकास पे मतलब के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर अगला इन्होंने बताया कि इंटेलेक्चुअल मतलब डेवलपमेंट, मतलब इन्होंने बौद्धिक विकास को 4 चरणों में बांटा। जो बौद्धिक आपका विकास होता है इन्होंने 4 चरणों में बांटा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, ये भी तो मैंने आपको पहले ही बताया। आगे चलते हैं, इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता मतलब एक्टिव कंस्ट्रक्टिव कहा है। इन्होंने एक्टिव
कंस्ट्रक्टर कहा है जो आपके प्याजे हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो सक्रिय रूप से सीख सकते हैं, उनमें सीखने की क्षमता होती है, वो बड़े क्यूरियस होते हैं, वो हर चीज मतलब जिज्ञासु होते हैं, वो हर चीज जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपने एक छोटे बच्चे को एक कोई खिलौना ला के दे दो, फिर वो थोड़ी टाइम बाद देखना, वो थोड़ा टाइम खेलेगा, फिर उसको खोल मोल के रख देगा। वो मतलब खोज करता होते हैं, वो खुद से मतलब जानने की क्षमता रखते हैं, वो हर चीज करके सीखने पे ज्यादा विश्वास करते हैं, वो हर चीज को अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, बोलो मतलब ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, आखिर ये है तो ऐसा क्यों बना, ये कहाँ से जुड़ा है, कैसे जुड़ा है। तो वो मतलब सक्रिय निर्माता होते हैं अपने ज्ञान के। ये हुआ पॉइंट। आगे चलते हैं हम लोग। इन्होंने कहा कि जो बिल्डर ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं आपके प्याजे के अनुसार, इन्होंने कहा बच्चे जो हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता मतलब वो जिज्ञासु होते हैं, वो क्यूरियस होते हैं, वो खोज करता होते हैं। वो मतलब अगर उनको एक खिलौना दिया तो वो तुरंत खोल के बना देंगे कि आखिर ये कहाँ से जुड़ा था, कहाँ से क्या हुआ था, चाहे उसको बना पाए या ना बना पाए, लेकिन उसको तोड़ ओड़ के रख देंगे। तो वो सक्रिय निर्माता होते हैं। और इन्होंने कहा कि वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, मतलब वो नन्हे वैज्ञानिक भी होते हैं प्याजे के अनुसार। इनके अनुसार कहा कि मतलब जो बच्चे हैं वो 17वीं शताब्दी में कहा जाता था कि बच्चे मतलब खाली प्लेट हैं, उनको कुछ नहीं आता, उनको भर देना है। लेकिन आज की जो आपकी मतलब शिक्षा नीति है वो आपको मतलब ये नहीं कहती कि बच्चा खाली प्लेट है। वो उनका मानना ये है कि बच्चा जो है एक्टिव है, वो सक्रिय निर्माता, वो करके सीख सकता है। जो प्याजे की थ्योरी है वो रचनावादी मनोवैज्ञानिक पे आधारित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पे जो आपका एनसीएफ है, ठीक है, एनसीएफ है वो भी आपका रचनावाद पर ही आधारित है, क्योंकि रचनावाद का मानना है कि बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चा करके सीखेगा। एनसीएफ का भी मानना है कि बच्चे की जितने सेंस मतलब जितने सेंस एक्टिव रहेंगे तो बच्चा उतना ही करके सीखेगा। अगर बच्चा खेल रहा है तो वो सुन भी रहा है और वो उसका दिमाग भी एक्टिव है, वो देख भी रहा है और महसूस भी कर रहा है, तो उसके जितना सेंस बच्चे के इन्वॉल्व होंगे बच्चा उतना ही अच्छे से सीखेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। रचनावाद की यही विशेषता है कि बच्चा करके सीखे। अब चलते हैं स्कीमा। जो आपका स्कीमा है ये ध्यान रखिएगा कि बच्चा मतलब जो है लिटिल साइंटिस्ट है, बच्चे जिज्ञासु होते, बच्चे क्यूरियस होते, उनमें मतलब हर चीज नई सीखने की क्षमता होती है, वो हर चीज सीखने की कोशिश करते हैं। ये हुआ। आगे चलते हैं। अब स्कीमा जो है आपका, स्कीमा क्या है? स्कीमा आपके दिमाग में मतलब मेंटल स्ट्रक्चर, आपके आप किसी चीज को पहचान पा रहे हो, या कोई व्यक्ति हुआ, या कोई वो जगह भी हो सकती है, कोई सामान भी हो सकती है, कोई बात भी हो सकती है। अगर आप किसी चीज को पहचान रहे हो तो उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले से मौजूद है, वो आपके स्कीमा में पहले से मौजूद है। जैसे आप कहीं गए, कोई जगह हो सकती, कोई प्लेस हो सकता है, आप गए वहां, फिर वहां के बारे में अगर आपको कोई पिक दिखा दी गई कुछ टाइम बाद, या कोई किसी व्यक्ति से आप मिले, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप उससे मिले, फिर कुछ टाइम बाद वो व्यक्ति आपके सामने आ गया, आप उसके सामने आ गए, तो आप उसको पहचान लोगे। क्यों पहचान लोगे? क्योंकि उससे रिलेटेड आपका स्कीमा जो है, कॉन्सेप्ट है, आपके स्कीमा में पहले से बना हुआ है। तो ये हुआ, समझ आया कि जो भी हम चीजों को पहचानते हैं, जैसे कि आप पेन हुआ, आपने पेन को देखा, आपको समझ आया कि हाँ ये एक पेन है। आप दोबारा जब पेन को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पेन है। आप पेन को क्यों पहचान पा रहे हो? क्योंकि आपका जो स्कीमा है वो आप मतलब जो पेन से रिलेटेड स्कीमा है वो आपके दिमाग में बना हुआ है। ये आपको समझ आ गया कि स्कीमा जो होता है वो मेंटल स्ट्रक्चर मतलब आपके दिमाग में बना होता है, एक स्थिति बनी होती है व्यक्ति को लेकर के कि हाँ ये वो व्यक्ति है, या हाँ ये वो जगह है, या ये मतलब ये वो सामान है, उससे रिलेटेड आपके दिमाग में एक स्कीमा बना होता है। ठीक है। प्रीवियस नॉलेज भी होता है आपका, मतलब आपका पूर्व मतलब पिछला ज्ञान, जैसे आपने कोई चीज देखी तो आप फिर वो आपके वर्तमान मतलब प्रेजेंट लाइफ में आ गई, तो आप पहचान लेते हो कि हाँ ये वो जगह है, या फिर हाँ ये वो व्यक्ति है, इसको मैंने देखा था। तो ये आपका हुआ। जो आपका ये सारा मतलब मेंटल से, अगर आप किसी चीज को पहचान पा रहे हो, आपका प्रीवियस नॉलेज है, मेंटल स्ट्रक्चर, तो आपका स्कीमा के ही अंतर्गत होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। बच्चे एक्टिविटी करके मतलब एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। बच्चे एक्टिविटी करते हैं क्योंकि बच्चे जब करके सीखते हैं तो वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। जब बच्चा एक्टिविटी करेगा तो वो सुन भी रहा होगा, वो देख भी रहा होगा और महसूस भी कर रहा होगा, तो उसके सारे सेंस इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ पे बच्चे के सारे सेंस इन्वॉल्व होंगे वो और अच्छे से सीखेगा। जैसे कि कोई आग है, एक आग है, बच्चा छोटा है, अगर उसने वो जाके वो आग को छूता है, अगर वो जल गया तो दोबारा उस आग की तरफ नहीं जाएगा। अगर कोई
चेयर है या कोई मेज पड़ी है, कोई सामान हो सकती है, उससे बच्चा अगर लड़ गया है, अगर उसको चोट लग गई है, तो दोबारा उस चीज से थोड़ा सा दूर रहेगा। तो बच्चा मतलब एक्टिविटी करके अच्छे से सीखते हैं, अपने दिमाग में अपने संज्ञान का विकास करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए। अगला पॉइंट चलते हैं, जो आपके पियाजे रचनावादी है, मतलब ये जो पियाजे की थ्योरी है रचनावादी है, मतलब जो आपके पियाजे हैं रचनावादी मनोवैज्ञानिक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है। पियाजे का मानना यह है कि बच्चा जो है उसके दिमाग में पहले से कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत बने होते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, मतलब अपना प्रोसेस करने के लिए। जैसे कि आप छोटा बच्चा है, अगर आप उसको एक उंगली पकड़ाओ तो वो पकड़ना सीख जाता है, मतलब आपकी उंगली पकड़ने लगता है। या फिर बच्चा छोटा है, उसको आप जब दूध पिलाते हो तो थोड़ा सा पुश करते हो, दूध पीना वो सीख जाता है। तो उसके लिए आपने कोई उसे ट्रेनिंग नहीं दी, उसके दिमाग में थोड़े बहुत मतलब जो उसके संज्ञान में थोड़ा बहुत संरचना पहले से होती है, वो उसी के साथ पैदा होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कहा, जो आपके पियाजे हैं, इन्होंने 14 से 15 साल की उम्र तक जो है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अधिकतम रूप से हो जाता है आपके पियाजे के अनुसार। 14 से 15 वर्ष तक इन स्टेजों में इन्होंने बच्चे को बांट दिया। इन्होंने 4 स्टेजों में बच्चे का विकास, संज्ञानात्मक विकास 4 स्टेजों में इन्होंने बताया है। ये हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो आपके पियाजे हैं, इनके अनुसार अगर आपके में पूछे कि जो विकास है वो कैसा है, मतलब विकास डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, तो अगर पियाजे के अनुसार पूछ रहा है तो आप लोग डिसकंटिन्यूअस के ही साथ जाइएगा, क्योंकि पियाजे ने जो बच्चे का विकास है वो स्टेजों में बांटा है कि पहली स्टेज में इतना विकास होगा, दूसरी स्टेज में इतना होगा, तीसरी स्टेज में इतना होगा और चौथी स्टेज में इतना होगा। तो इन्होंने बच्चे का जो विकास है उन्होंने स्टेजों में डिवाइड कर दिया कि हाँ इतनी साल मतलब इतनी स्टेज में बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो जाएगा और इतनी स्टेज में इतना हो जाएगा। तो अगर पियाजे के अनुसार आपका मतलब विकास पूछ रहा है, डेवलपमेंट पूछ रहा है, तो आप डिसकंटिन्यूअस के साथ जाइएगा, यही आपका 1 नंबर दिलाएगा। आप लोग कंटिन्यूअस मत लगाइएगा। अगर पियाजे नहीं दिया हुआ है, फिर पूछ रहा है कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो आप लोग कंटिन्यूअस लगाइएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैथ नहीं है कि 2 इंटू 2 हमेशा 4 ही होगा, ये पैडालॉजी है। ये मतलब हर मनोवैज्ञानिक के अनुसार अपनी अपनी राय है, और उन्हीं के अनुसार जब क्वेश्चन जैसा पूछे आपको वैसा ऑप्शन देना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कौन सा ऑप्शन बेटर है जो हमें 1 नंबर दिलाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को चूज करिएगा। अगर पियाजे के अनुसार पूछ रहा है विकास, तो आप लोग डिसकंटिन्यूअस लगाइएगा। अगर पियाजे नहीं दिया हुआ है, फिर पूछ रहा है कि डेवलपमेंट कैसा है, मतलब कैसी प्रक्रिया, तो आप लोग कंटिन्यूअस के साथ जा सकते हैं। मतलब विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती है, ये समझ लिए। आगे चलते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास को 4 स्टेजों में बांटा है। इन्होंने बच्चे को 4 स्टेजों में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि जो 15 वर्ष तक उम्र है बच्चे का, संज्ञानात्मक विकास अधिकतम मतलब इनके अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अधिकतम रूप से हो जाता है 15 साल की उम्र तक। इन्होंने 4 स्टेजों में बच्चे को डिवाइड कर दिया। और इन्होंने कहा कि सामूहिक एकालाप मतलब कलेक्टिव, मतलब आप बच्चे जो समूह में सीखते हैं, आपने देखा होगा जो समूह एकालाप होता है, इसकी उम्र इन्होंने 3 से 5 वर्ष। एक क्लास है, उसमें बच्चा बैठा हुआ है, मतलब कई बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, हर बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, मतलब वो मतलब खुद से बात कर रहे हैं, वो खुद से बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेट नहीं है, मतलब एक दूसरे से वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपको आवाज सुनाई देगी कि हाँ बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे वो खुद से बातचीत कर रहे होते हैं। वो बच्चे एक दूसरे से बातचीत जब ना कर रहे हो और खुद से ही बातचीत कर रहे हो, तो उसी को कहते हैं सामूहिक एकालाप। इसकी उम्र इन्होंने 3 से 5 वर्ष बताई है पियाजे के अनुसार, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है, मतलब डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है। पियाजे का एक मतलब पियाजे की आलोचना भी ये है कि इन्होंने सामाजिक मतलब संरचनावाद को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। इन्होंने बच्चे को मतलब ये कहा कि बच्चा सामाजिक, इन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि बच्चा समाज में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इन्होंने बच्चे को समाज को नकारा भी नहीं है और इन्होंने समाज को महत्व भी नहीं दिया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, जो इन्होंने पियाजे के तत्व हैं, इनके 4 तत्व हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आप इनके एलिमिनेट्स हैं, आप लोग MESE से याद रख सकते हैं, MESE से याद रख सकते हैं। M से हो गया आपका मैचुरेशन, मतलब आपका परिपक्वता। ठीक है, E से हो गया आपका एक्सपीरियंस, S से हो गया सोशल इंटरेक्शन, E से हो गया आपका इक्विलिब्रेशन। ठीक,
अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो आपका मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन परिपक्वता आपका जीन्स हेरिडिटी से आता है। जो आपके हेरिडिटी, आपके आनुवांशिकता आपको अपने माता पिता से मिली है। बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के तब भी पैर होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उसके पैर होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है वो तुरंत चलना दौड़ना भागना तो सीख नहीं लेता है। बच्चे जब बच्चा जन्म लेता है उसके हाथ हाथ तो तब भी होते हैं। वो तुरंत उठा के गिलास पानी पीना तो शुरू नहीं कर देता है, क्योंकि उसकी जो हेरिडिटी है अभी उतनी परिपक्व नहीं हुई है। जो मतलब बच्चा जन्म लिया है उसके पैर तो है, लेकिन वो चलना ही नहीं सीख सकता, मतलब वो चलना नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि उसकी जो हेरिडिटी है अभी उतनी परिपक्व नहीं हुई है। वो समय के साथ परिपक्व होगी और बच्चे का जो शारीरिक विकास है, जो का मतलब फिजिकल डेवलपमेंट है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। एक प्रोसेस, मतलब एक समय के साथ परिपक्व हो जाएगा। और हेरिडिटी जो समय के साथ उसकी बॉडी में मिच्योर हो जाती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते आपने देखा होगा कि जो मतलब बच्चे का कोर्स डिजाइन किया जाता है तो उसके एज के अकॉर्डिंग किया जाता है। आपने देखा होगा कक्षा एक की अगर आप बुक उठाइए तो वो उस लेवल की होगी। एग्जाम्पल भी बच्चे के अराउंड होंगे कि बच्चा छोटा है 6 साल का है तो उस हिसाब के एग्जाम्पल होंगे उसके अंदर, और बुक भी उसी हिसाब से मतलब डिसाइड की जाती है, उसी हिसाब से एडजस्ट की जाती है कि हाँ बच्चा अगर कक्षा 6 का है तो बुक उस हिसाब की होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ई से आपका जो होता है आपका एक्सपीरियंस, मतलब आप एक्टिविटी, आप जब एक्टिविटी करके सीखोगे तो वो जो आपका अनुभव है, जो आप अनुभव प्राप्त करोगे वो आपके दिमाग में स्थायी रूप से हो जाएगा। एक्टिविटी, जब बच्चा खेल रहा है, जब बच्चा खेल रहा है तो उसके सारे सेंस मौजूद मतलब एक्टिव हैं। वो सुन भी रहा है, देख भी रहा है, महसूस भी कर पा रहा है, और वो मतलब वो एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट भी कर रहा है। तो बच्चा एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी करके, जब बच्चा खोज कर रहा है तो एक्टिविटी कर रहा है, किसी चीज के जाने के प्रति उस जिज्ञासु है तब भी वो एक्टिव है। अगर वो खोज कर रहा है तो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, उसके सारे सेंस मौजूद होंगे। तो जब बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है तो उसी को कहते हैं एक्सपीरियंस, उसका अनुभव। ठीक, आगे चलते हैं। एस से है आपका सोशल इंटरेक्शन, मतलब सामाजिक अंतर किया। बच्चा समाज में भी रह के इंटरेक्ट मतलब इन्वॉल्व होता है, उसी से भी अपना एक्सपीरियंस करता है और उसी से सीखता है। ई से आपका होगा इक्विलिब्रेशन, संतुलन। संतुलन हुआ आपका एक दिमाग है, ठीक। अगर इसमें संतुलन ना रहे तो सब मिक्स हो जाएगा। अगर आपको ये ना पता हो कि ये पियाजे की थ्योरी है, ये वाइगोस्की की थ्योरी है, ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का टॉपिक है, ये इसकी प्रैक्टिस है, तो ये सारा आपके दिमाग में मिक्स हो जाएगा। तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे कि हाँ ये पियाजे की थ्योरी थी, ये वाइगोस्की की थी, या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, या फिर ये प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आपके जो दिमाग में संतुलन बना रहता है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी से हम डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ ये मतलब सीडीपी की क्लास है, या फिर ये ईवीएस का चैप्टर है, या फिर ये हिंदी का चैप्टर, या फिर ये मैथ का चैप्टर। तो जो संतुलन आपके दिमाग में बना रहता है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ई से इक्विलिब्रेशन हो जाता है जो आपका संतुलन है। अब संतुलन के ही मतलब पार्ट में डिवाइड किया गया, जो आपका एडेप्टेशन हुआ, एकम्युलेशन हुआ, तो वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन हम लोग देख लेते हैं, जो संतुलन है। ठीक, अब हम लोग संतुलन देख लेते हैं। जो आपका संतुलन है इसके दो पार्ट हैं आपके, एक है अडेप्टेशन, एक है ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका अडेप्टेशन है इसका मतलब ही होता है अनुकूलन। मतलब जैसे कि अभी सर्दी आ रही है, अगर आप सर्दी में आप स्वेटर ना पहनो, आप अच्छे से अपने आप को ढको नहीं, आप रजाई ना ओढ़ो, आप वो मतलब बाहर खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, आप घूम रहे हो, तो जब आप अनुकूलन नहीं कर रहे हो तो आप बीमार हो जाओगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको बहुत ज्यादा ठंडी हो रही हो, ठीक है, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही हो, तो अगर आपको वहां पे कोई हेल्प मिल जाए, अगर कोई कंबल मिल जाए ओढ़ने के लिए, तो आप वो नहीं देखोगे कि वहां पे कौन सी क्वालिटी का है, ये कैसा है, क्या है, आप अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। तो जिस माहौल में हम ढलते हैं, जिस जैसा हमारे पास इन्वायरमेंट होता है, हमारे आसपास जैसा भी माहौल है, उसके अनुसार हम अपने दिमाग का ही प्रयोग करके उसी के हिसाब से अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं, उसी के हिसाब से हम रहना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ठंडी आ रही तो आप लोग अपना स्वेटर जैकेट और स्वेट मतलब अपना रजाई हुआ ये सब ओढ़ना पहनना शुरू कर देते हो। तो समय के साथ मौसम का मतलब जैसा मौसम है, जैसा एनवायरनमेंट है, उसी के हिसाब से हम लोग अपने दिमाग का ही प्रयोग करके, ये थॉट आपके दिमाग में ही तो बनते हैं कि हाँ ठंडी आ रही है, ये पहनना है, ये करना है, तो इस उसी के अनुसार हम लोग अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। वो आपका एडेप्टेशन हुआ। ठीक है, ये संतुलन के अंतर्गत आता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन।
अब जो संगठन है आपका ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप संगठन कर पा रहे हो, आप हर चीज को अपने हिसाब से मैनेज कर पा रहे हो। अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो सब एक में मिक्स हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये ठंडी आ रही है या अब गर्मी आ रही है या फिर ये है और ये है। आपके दिमाग में संगठन होता है, हर चीज का आपका एक मतलब एक समय निर्धारित होता है, हर चीज का आपका एक आपको समझ आ जाता है कि हमको कब क्या करना है, कैसे करना है। तो वो जो आपका दिमाग में प्रोसेस होता है वो आपका संगठन के अंतर्गत चला जाएगा। अब अनुकूलन के दो पार्ट हैं, एक है आपका असिमिलेशन और आपका एक एकोमोडेशन। अब जो असिमिलेशन है एकोमोडेशन है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ से आपका एक नंबर कंप्लीट होगा, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन का होता है मतलब आत्मसात करना। जैसे कोई भी नॉलेज हुआ, कोई भी नया ज्ञान है और आपने उसमें प्लस मतलब आपने एडजस्ट कर लिया, वो आपका एसिमिलेशन हो जाएगा। एकोमोडेशन मतलब समायोजन। जैसे कि आपको कुछ नया नॉलेज मिला और आपकी धारणा उस नॉलेज पे कुछ और बनी हुई है, तो आप उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, थोड़ा एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है, वो आपका हो जाता है एकोमोडेशन। ये आपको समझ है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा कि घर में मतलब कुछ लोगों के घर में डॉग होते हैं, ठीक, मतलब डॉग होते हैं छोटे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मतलब पालते हैं तो उनके घर में छोटे वाले डॉग होते हैं। तो जब बच्चा है उसने देखा कि एक डॉग है, उसको समझ आया, आपने बताया कि ये एक डॉग है, बच्चे ने देखा, उसको उसके दिमाग में स्कीमा एक रेडी हुआ डॉग को लेकर के कि हाँ ये डॉग है। फिर उसने एक बिल्ली को देख लिया, बिल्ली मतलब वैसी ही थी, उस मतलब डॉग भी छोटा था, बिल्ली के ही साइज का था, उसने देखा तो उसने बिल्ली को देखा। अब जो बच्चा था उसने जब डॉग को देखा, आपने कहा कि ये डॉग है, तो उसने आत्मसात किया, उसने मतलब एक्सिमुलेशन किया, एसिमुलेशन किया। अब उसने एक बिल्ली को देख लिया तो उसने कहा कि ये एक बिल्ली है। अब आपने सुना कि वो जो है बच्ची जो है मतलब नहीं, उसने देखा एक बिल्ली है, अब उसने बिल्ली को भी डॉग बता दिया, उसने बिल्ली को भी डॉग बता दिया। तो आपने सुना तो आपने कहा कि नहीं ये बिल्ली है और ये डॉग है, दोनों में अंतर बता दिए कि ये डॉग जो है ये मतलब ये जो बिल्ली है ये डॉग नहीं है, ये एक बिल्ली है और ये डॉग है। तो बच्चे ने अपने दिमाग में एडजस्ट किया, मतलब जो उसके स्कीमा में बना हुआ था मतलब डॉग को लेकर के कि ये डॉग है और ये बिल्ली है, उसने बिल्ली को भी डॉग समझ रखा था। लेकिन आपने जब बताया कि नहीं ये बिल्ली है और ये डॉग है, तो उसने अपने दिमाग में एडजस्ट किया, मैनिपुलेट किया कि हाँ मतलब जो बिल्ली जो थी वो, उसने जब देखा कि ये बिल्ली है, जो डॉग था वो भौंकने लगा या उसकी मतलब आवाज में परिवर्तन होता है, तो उसने एडजस्ट मतलब सोचा कि नहीं ये तो गड़बड़ हो रहा है, इसमें कुछ डिफरेंट है, तो आपने बताया तो उसने एडजस्ट किया और मैनिपुलेट किया। तो जो हम पूर्व नॉलेज में अपने नए ज्ञान में मतलब पुराने ज्ञान में मैनिपुलेट करते हैं, मतलब जो परिवर्तन लाते हैं और फिर हम एडजस्ट करते हैं, उसी को कहते हैं समायोजन। सिर्फ हम लोग नया ज्ञान जो है मतलब आपका जो पूर्व नॉलेज है उसमें नए ज्ञान को जो हम एडजस्ट कर लेते हैं मतलब प्लस कर देते हैं, उसी में जोड़ देते हैं, वो आपका हो जाता है एसिमिलेशन। आपके में एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्ची है, ठीक, वो दाल चावल खाना शुरू मतलब सीख रही है, वो दाल चावल मिक्स करके हाथ से खाना सीख रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एसिमिलेशन हो जाएगा या फिर अकोमोडेशन हो जाएगा। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो क्या हो जाएगा, आपका एसिमिलेशन होगा फिर या अकोमोडेशन होगा। ठीक, जो आपका समायोजन है या फिर आत्मसात होगा। आप लोग फिर से समझ लीजिए कि एक बच्ची है, वो दाल चावल मिक्स करके हाथ से खाती है, मतलब हाथ से वो खा रही है, हाथ से खाना सीख रही है, ऐसे मान लीजिए आप लोग कि वो एक बच्ची है, वो हाथ से दाल चावल मिक्स करके हाथ से खाना सीख रही है, तो वो आपका एसिमुलेशन होगा फिर या अकोमोडेशन होगा। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका आंसर हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे। ये हुआ। अब एक और एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहीं पे काफी डाउट क्रिएट भी होता है। आसमान में जैसे कि एक चिड़िया उड़ रही है, आपने बच्चे ने देखा कि ये एक चिड़िया है, बच्चे को समझ आया कि ये चिड़िया है, बच्चे ने अपने दिमाग में एक स्कीमा बनाया कि ये एक बर्ड्स है। वहीं पे एक एरोप्लेन उड़ रहा था, बच्ची ने जब एरोप्लेन को देखा तो कहा कि ये एक चिड़िया है, उसने क्या बताया कि एरोप्लेन को भी उसने चिड़िया मान लिया क्योंकि वो भी वैसे ही उड़ रहा था, वो भी उड़ रहा था। तो आपने देखा कि बच्ची जो है वो प्लेन को भी चिड़िया बता रही है।
तो आपने कहा कि नहीं ये चिड़िया नहीं, ये एरोप्लेन है। तो बच्ची ने अपने दिमाग का जो उसका पहले से स्कीमा बना हुआ था कि ये बर्ड्स है, ये चिड़िया है, उसने उसमें मैनिपुलेट किया, मतलब उसमें परिवर्तन लाई। फिर उसने एडजस्ट उसमें किया कि हाँ ये एक एरोप्लेन है और ये एक चिड़िया है। मतलब उसने परिवर्तन लाया, जो उसका मतलब स्कीमा था बना हुआ पहले से कि ये मतलब ये भी चिड़िया है और ये भी चिड़िया है, लेकिन आपने बताया कि ये एक एरोप्लेन है, तो उसने उसमें मैनिपुलेट किया, परिवर्तन किया, फिर उसने एडजस्ट किया, तो आपका समायोजन हो जाएगा। अब हम एक लाइन से समझते हैं कि जो एसिमुलेशन है, जिसमें आप सिर्फ नॉलेज को एडजस्ट कर दो, उसमें कोई मैनिपुलेट ना करना पड़े, कोई भी परिवर्तन ना करना पड़े, उसको कहते हैं आत्मसात करना। अगर आपका पूर्व नॉलेज है और फिर नए नॉलेज को एडजस्ट करने के लिए उसमें परिवर्तन करना पड़े, फिर आप एडजस्ट कर रहे हो, तो वो आपका समायोजन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग अब पहले अपना बताइएगा, फिर हम कल इसका आंसर देंगे आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग आगे टॉपिक पे। ये रहा जो है आपका प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, मतलब अनुकूलन की जो प्रक्रिया है। अब हम लोग देख लेते हैं अनुकूलन की प्रक्रिया जो है, ये मतलब प्रोसेस होते हैं उसमें। पहला है आपका एसिमुलेशन, मतलब जोड़ना, आत्मसात करना। जैसे कि आप मतलब आपका पूर्व नॉलेज है जो, उसमें आपने जोड़ दिया, आत्मसात कर दिया। आपको पता है कि हाँ ये चिड़िया है, अगर मतलब आपने देखा, किसी ने कहा कि ये चिड़िया है, आपने देखा, आपको भी पता है कि हाँ एक चिड़िया, आपने उसी में एडजस्ट कर दिया कि हाँ ये चिड़िया है, क्योंकि चिड़िया की कई क्वालिटी होती है उस, तो आपने अपने ज्ञान में आत्मसात कर लिया, मतलब उसमें आपने जोड़ दिया। फिर आता है संतुलन, इक्विलिब्रेशन, मतलब अब आपका जो दिमाग था उसमें संतुलन बना हुआ है, क्योंकि आपका जो पूर्व नॉलेज था वो स्थायी, मतलब वो सही है, और उसमें आपको जो नया नॉलेज मिला तो उसमें आपने एडजस्ट कर लिया, तो ये दिमाग में संतुलन बना हुआ है। अब आई न्यू सिचुएशन, मतलब नई स्थिति ऐसी आई, क्योंकि बच्चा ये तो है नहीं कि उसको इतना नॉलेज हो गया है तो उसी पे रह जाए, क्योंकि लाइफ चल आगे, मतलब इंसान जो व्यक्ति है उसका जीवन चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। फिर जब नई कंडीशन आई तो उसने एरोप्लेन को देखा, जब एरोप्लेन को उसने देखा तो उसने कहा कि ये भी एक चिड़िया है, ये भी एक चिड़िया है। तो घर में उसके मतलब पेरेंट्स जो होते हैं, माँ हुई या पापा हुए, भाई बहन हुआ, जो भी हुआ, उसने सुना कि बच्ची जो है वो मतलब चिड़िया को प्लेन बता रही कि ये एक एरोप्लेन है। तो आपने कहा कि नहीं ये जो है ये चिड़िया है और ये एक एरोप्लेन है, तो उसके दिमाग में असंतुलन आया, मतलब क्योंकि उसके माइंड में पहले से स्कीमा निर्धारित था कि ये एक चिड़िया है और ये भी मतलब एरोप्लेन को भी वो चिड़िया समझ रही थी। फिर उसके दिमाग में असंतुलन आया, क्योंकि जब आपको कुछ पता हो किसी के बारे में, फिर आपको पता चले कि जो आपको पता है वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आपके दिमाग में प्रोसेस चलने लगते हैं, उसमें असंतुलन पैदा हो जाता है। फिर जब आपको बताया गया कि नहीं ये एरोप्लेन है और ये एक चिड़िया है, तो आपने उसमें परिवर्तन करके एडजस्ट कर लिया, उसका मतलब हो जाता है आपका समायोजन। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप लोग ये वीडियो को फिर से देखिएगा, अगर तब भी नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगी। एक लाइन में समझिए कि पूर्व ज्ञान में अपने नए ज्ञान को एडजस्ट करना, मतलब चुपचाप एडजस्ट कर लेना, उसमें कोई भी परिवर्तन ना करना, वो आपका एसिमुलेशन हो जाता है, मतलब आत्मसात करना हुआ। आपका जो पहले से ज्ञान है उसमें नया ज्ञान जोड़ने के लिए अगर कोई परिवर्तन करना पड़ रहा है, परिवर्तन करके जो मतलब उसके प्रति गलत धारणाएं बनी हुई हैं, अगर उसमें आप परिवर्तन करके एडजस्ट कर रहे हो, वो आपका समायोजन हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ आप लोग समझ सकते हैं एसिमुलेशन का होता है इंफॉर्मेशन आप एडजस्टिंग स्कीमा में ऐड करना, मतलब आप स्कीमा में अपने माइंड में जो आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसमें आपने ऐड कर लिया, कोई परिवर्तन ना करते हुए, मतलब कोई भी परिवर्तन आपने उसमें नहीं किया। एकोमोडेशन होता है अपने इंफॉर्मेशन में एडजस्ट, मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई करना, मतलब आपको अगर कोई किसी के टॉपिक के लेकर के या किसी व्यक्ति को लेकर के कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर आपकी गलत धारणाएं बनी हुई हैं तो उसमें आप मैनिपुलेट कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, तो वो आपका हो जाता है। फिर जब एडजस्ट करते हो तो आपका एकुमुलेट मतलब समायोजन हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं लोग प्याजे की जो स्टेजेस हैं, मतलब जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, क्योंकि प्याजे की जो स्टेजेस हैं
वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो आपका सेंसरी मोटर है वो मतलब कौन सी अवस्था, मतलब कितनी एज तक है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, आप लोग इसको SPCE मतलब SPCF से याद रख सकते हैं। SPCF से याद रख सकते हैं, जो आपका पियाजे की थ्योरी की जो अवस्थाएं हैं, इन्होंने बच्चे की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। जो व्यक्ति है मतलब बालक है, उसकी 4 अवस्थाओं में इन्होंने डिवाइड करके उसका विकास, संज्ञानात्मक विकास इन्होंने 4 स्टेजों में बांट दिया था। अब हम लोग देख लेते हैं पहला। आप लोग इसमें इंग्लिश साइड ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी में कई नाम होते हैं, फिर उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि हाँ यही था या नहीं था। तो ये आप लोग इसमें जो पियाजे की थ्योरी मतलब जो अवस्थाएं हैं वो आप लोग इंग्लिश की साइड से ही याद करिएगा, तभी आपको 1 नंबर मिल पाएगा। नहीं तो एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन क्रिएट होगी और समय कम होता है तो उसमें जल्दी जल्दी में गलत ही हो जाता है। जो आप लोग इंग्लिश की साइड देखोगे, अगर आप हिंदी साइड से भी पेपर हल कर रहे हो तो आप लोग फटाक से जाके इंग्लिश साइड देख सकते हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप एक टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अगर आपने हिंदी साइड पढ़ रखा है, क्योंकि इसके कई नाम होते हैं हिंदी में, फिर वहां पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर जरूरी तो नहीं है कि वहां पे संवेदी पेशी अवस्था लिखे, ये तो जरूरी नहीं है। तो आप इंग्लिश जो है, इंग्लिश सेम रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इंग्लिश के जो वर्ड हैं यही होंगे, तो इंग्लिश के साइड आप लोग याद रखिएगा। पहला है जो आपका एस से है आपका सेंसरी मोटर, मतलब बच्चे की जो एज होती है 0 से 2 वर्ष, उसको पियाजे ने बताया कि सेंसरी मोटर स्किल, मतलब इन्होंने बताया कि सेंसरी मोटर स्टेज इन्होंने बताया, और इसकी उम्र बताई इन्होंने 0 से 2 वर्ष, मतलब बच्चे के जन्म से लेकर के 2 वर्ष। पी से आपका होगा प्री ऑपरेशन, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज इन्होंने बताई 2 से 7 वर्ष, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर सी से इन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक, मतलब कॉग्रेटिव ऑपरेशन स्टेजेस, इसमें इन्होंने बताया कि 7 से 11 वर्ष। फिर इन्होंने एफ से बताया औपचारिक सक्रिया अवस्था, इन्होंने बताया फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से 15 वर्ष। तो ये आप लोग स्टेजेस याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग इनकी स्टेजेस देख लेते हैं एक एक करके। जो है आपका सेंसरी मोटर स्टेज जो है, उसमें इन्होंने बताया कि पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि गत्यात्मक अवस्था, बच्चा इसमें गति करके सीखता है, जैसे कि कुछ रखा हुआ है, बच्चा धीरे धीरे घिसट घिसट के चलता चला जाएगा, जो भी उसको उठाना है वो ले लेता है, तो इसमें गत्यात्मक अवस्था इसमें रहती है। इंद्रज्ञामक मतलब अवस्था रहती है, क्योंकि बच्चा जो सीखता है अपने इंद्रियों का ही प्रयोग कर रहा है, अपने सेंस का ही प्रयोग करके वो सीखता है। जैसे उसने छुआ, अगर उसको उसमें समस्या आ गई, जैसे आग हुई, उसने छुआ तो जल गया तो उसने हाथ पीछे कर लिया, या फिर उसको कोई कहीं से चोट लग गई तो पीछे कर लेगा, तो अपने सेंस का ही प्रयोग करके वो सीखता है। संवेदी पेशी अवस्था है इसमें, जो आपका 0 से 2 वर्ष होता है, जन्म से 2 वर्ष की आयु ये रहती है जो सेंसरी मोटर स्टेज है। इसमें आ जाता है आपका स्थायी मतलब वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड। जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है इसी स्टेज में आ भी जाता है, इसी स्टेज में नहीं भी होता है, क्योंकि जब बच्चा 8 महीने का होगा, ठीक, जो बच्चा 8 महीने का होगा, तो अगर आप कोई खिलौना उसके सामने से हटा देते हैं तो उसके लिए नहीं रोएगा, क्योंकि उसके जो दिमाग में है ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी आया नहीं है, उसके प्रति उसके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट बना हुआ नहीं है। लेकिन वहीं पे जब बच्चा 1.5 साल का या 2 साल का हो जाता है, तब आप उसके मतलब उसका कोई खिलौना गायब कर दीजिए तो वो उसके लिए रोएगा और ढूंढ के भी ले आएगा। तो ये जो स्टेजेस होती है 0 से 2 वर्ष, इसी में मतलब इसी एज में बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं भी होता है और आ भी जाता है, मतलब मिच्योर भी हो, मतलब इसी में बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंस आ भी जाता है और नहीं भी आता है, क्योंकि इस जो विकास की शुरुआती दौर होती है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है। लेकिन 2 साल तक पहुंचते पहुंचते, जैसे 1.5 साल का हुआ बच्चा या 2 साल का हुआ, तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगता है। आपने देखा होगा कि जब छोटा सा बच्चा होता है, अगर उसको सामने से कोई खिलौना हटा दिया जाए तो वो उसके लिए नहीं रोएगा, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी मिच्योर नहीं हुआ, मतलब आया हुआ नहीं है। लेकिन वहीं पे जब वो 1.5 से 2 साल का हो जाता है या 1 से 2 साल का हुआ, अगर आप कोई खिलौना उसके सामने से हटा रहे हो तो वो उसके लिए रोएगा भी और हो सकता है ढूंढ के भी ले आए।
तो तब उसके दिमाग में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका होता है। इसीलिए कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है जो वस्तु स्थायित्व। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसी स्टेज में वस्तु स्थायित्व आ भी जाता है और इसी स्टेज में वस्तु स्थायित्व नहीं भी होता है, क्योंकि जो विकास का दौर है 0 से 2 वर्ष है, शुरुआती दौर पे नहीं रहता है, लेकिन लास्ट तक वो 2 साल तक आ जाता है। विलंबित अनुकरण, मतलब विलंबित अनुकरण का ये मतलब हुआ कि एक बच्ची है बैठी हुई है, माँ को मेकअप करते हुए देख रही है। उसने देखा कि माँ ऐसे ऐसे मेकअप कर रही है, लेकिन वो तुरंत अनुकरण नहीं करेगी, उसके दिमाग में थोड़ा बहुत बना हुआ है। ठीक, फिर आप दूसरे दिन देखेंगे कि बच्ची भी वैसे रंगी पुती बैठी है। माना कि मतलब वो सेम वैसा नहीं अनुकरण कर पाएगी कि जैसे आपने लिपस्टिक लगाई या फिर आपने आईलाइनर्स लगाया वगैरह वगैरह, तो वो उसने देखा तो है, नोटिस भी किया है, लेकिन वो वैसे ही अपने आप में अनुकरण नहीं कर पाएगी, अपने आप पे अप्लाई नहीं कर पाएगी। तो यही इसका मतलब हुआ कि विलंबित अनुकरण रहता है, वो तुरंत अनुकरण नहीं करेगी। एक दो मतलब एक दिन बाद वो आपको वैसे ही कॉपी करके मिलेगी बैठी हुई, लेकिन सेम नहीं होगा क्योंकि उसमें अभी इतना मतलब स्थायित्व नहीं रहता है। आगे चलते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्शन बिहेवियर। तो जो गोल डायरेक्शन बिहेवियर है आपका, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये भी आपका 0 से शुरू हो जाता है और लाइफ टाइम चलता है, क्योंकि हर व्यक्ति लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। अगर आप मतलब एक मतलब आप मेज मान लीजिए, टेबल मान लीजिए, टेबल पे एक बोतल रखी हुई है, कोई खिलौना रखा हुआ बच्चे का, बच्चा धीरे धीरे घिसड़ घिसड़ के वो खिलौना ले आएगा, क्योंकि वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार उसने करना शुरू कर दिया है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जीवन टाइम चलता है, क्योंकि अगर आप अभी स्टेज में हो तब भी आप कोई लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ही कर रहे हो। आपको जॉब लेनी है तो आप सीटेट क्लियर कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आप मतलब अपना बिहेवियर कर रहे हो। तो मतलब जो तरीके हैं वो अलग हो, मतलब तरीका जो है वो अलग होगा, क्योंकि सबका लक्ष्य फिर अलग अलग होने लगता है। जब बचपन होता है तो आपको कोई खिलौना चाहिए, कुछ मतलब आपको कुछ चाहिए, लेकिन आप जब बड़े होने लगते हो तो आपके मतलब जो लक्ष्य हैं वो अलग होने लगते हैं। आपको पढ़ाई करनी रहती है, आपको जॉब लेनी है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो आपके लक्ष्य अलग अलग होने लगते हैं। लेकिन न लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ये जन्म मतलब पूरी लाइफ टाइम चलता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 0 से शुरू होके मृत्यु तक चलता है जो आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है और उसी हिसाब से वो अपना व्यवहार भी करता है। आगे चलते हैं, बच्चे इन इंद्रियों मतलब बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होती हैं इस अवस्था में। सेंस ऑफ टीचर मतलब बच्चे की जो इंद्रियां हैं, जो उनकी ज्ञान इंद्रियां हैं, उन्हीं के अनुसार वो सीखता है। जैसे कि उसने किसी को छुआ और वो जल गया तो हाथ पीछे कर लेगा, दोबारा वो आग की साइड नहीं जाएगा। अगर किसी से चोट लग गई तब भी वो नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उसको घूर के देख रहा है या डांट भी रहा है, तो अगर उसने देखा तो वो दोबारा बच्चा जो है उस मतलब व्यक्ति के पास जा इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो जो उसके सेंस होते हैं, वो सेंस के द्वारा ही अपने आप को महसूस मतलब अपने आप को सेफ रखता है, उसी के द्वारा वो सीखना शुरू करता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इस अवस्था में बच्चा हाथों व आंखों से सोचता है। मतलब आंखों से क्या सोचना हुआ कि उसने देखा सामने वाले व्यक्ति को गुस्से में उसको घूर रहा है, तो वो इतना समझ लेता है कि सामने वाला व्यक्ति हाँ मुझे मतलब गुस्से से देख रहा है, तो हाथों से छुएगा, आंखों से मतलब आंखों से भी सोचता है, अर्थात अपनी इंद्रियों से दुनिया की समझ विकसित करता है। ये हुआ आपका थिंग्स विद आईज मतलब हैंड रियर, मतलब वो हाथों को अपने छू के देखेगा कि हाँ अगर आप उसको वहां से कोई दिक्कत हुई तो वो हाथ हटा लेगा। मतलब अपने सेंस का प्रयोग करके वो अपने दिमाग का मतलब अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाता है, अपने सेंस का प्रयोग करके ही अपनी एक समझ निर्धारित करता है। ये आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, अपने सेंस का ही वो प्रयोग करता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशन स्टेज जो है आपकी, ये होती है 2 से 7 वर्ष। ये सेकेंड स्टेज इन्होंने बताई। इसमें इन्होंने कहा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है लैक मतलब लॉजिक, इसमें हो जाए तर्क शक्ति में कमी रहती है, क्योंकि बच्चा 2 से 7 वर्ष का है, उसके दिमाग में कोई तर्क नहीं रहता है। उसको जो भी आप बता दोगे वैसा वो करने लगेगा, वो खेलने लगेगा, अपने हिसाब से रहता है। उसमें तर्क करने की जो शक्ति है वो नहीं रहती 2 से 7 वर्ष की उम्र में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, लाइक रिवर्सिबिलिटी मतलब उसको ये नहीं पता रहता है कि जो बर्फ है मतलब पानी बर्फ बन सकती है और बर्फ पानी की ना समझ, उसको ये नहीं पता रहता है कि जो बर्फ है ये पानी बन गया
और पानी से बर्फ बन सकती है, मतलब उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं रहती है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर उसको मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लंबा है ऐसे, तो उसको ये लगेगा कि इसमें ज्यादा पानी है और इसमें कम है, क्योंकि उसको ये थोड़ी ये उसमें इतनी समझ नहीं रहती है कि बर्तन चाहे वो ऐसा बना हुआ हो फिर या ऐसा हो, अगर पानी जितना इसमें होगा उतना ही इसमें आएगा, उसके साइज से बदल जाने से क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं होता है। ये बच्चे की नासमझ रहती है, उसमें इतना समझ नहीं रहता है इस उम्र की में, जो मतलब 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है। आगे चलते हैं, निर्जीव सजीव नासमझ। बच्चे को आपने देखा होगा कि छोटा होता है, अगर उससे किसी से चोट लग जाए और आप उसके सामने 2 थप्पड़ लगा दो, चाहे वो मेज से ही लड़ गया हो, बच्चा खुश हो जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ, इनसे मेरे को चोट लगी थी और इन्होंने मतलब इनको भी मेरी वजह से मार पड़ गई। तो वो मतलब उसकी ना समझ रहती है, उसको लगता है कि सब में जान है, सब जीव हैं। जैसे कि उसको पेन हो रही है, उसको दर्द हो रही है, वैसे सभी को होती है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा वो गिर जाए तो आप कह दो कोई बात नहीं, अरे अरे चेटी मर गई, तो बच्चा खुश हो जाएगा कि अरे हाँ, हो सकता है चेटी मर गई हो। तो बच्चे की मतलब ना समझ रहती है, बच्चे को ये लगता है कि हाँ, सब में जीवन है। अगर कुर्सी से वो लड़ भी गया, अगर आपने कुर्सी को डांट दिया तो वो खुश हो जाएगा, उसको ये लगेगा कि हाँ, मेरी मगर इस मतलब इसकी वजह से मुझे चोट लगी है, तो ये मेरी वजह से डांटा गया या इसको ये मेरी वजह से इसको मार पड़ी है। तो वो खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि मेरी वजह से मेरी मुझे मतलब जिस हिसाब से मुझे दर्द हुई जिस तरीके से, वैसे इस कुर्सी को भी दर्द हुई होगी, उसमें ये समझ बनी रहती है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे पॉइंट देख लेते हैं। इस अवस्था में बच्चों को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है, जो 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है। अब ये क्या हुआ, जैसे छोटा बच्चा है, उसको डोरेमोन बहुत पसंद है, कोई कार्टून बहुत पसंद है, तो उसको ये लगता है कि ये सबको पसंद होना चाहिए, दुनिया में हर व्यक्ति उसको पसंद मतलब जो उसको पसंद है वो सभी को पसंद होना चाहिए। आजकल रील्स बहुत चल रही हैं, हर मतलब हर बच्चा देखता है, तो अगर बच्चे को मतलब कोई उसमें ऐसा है जो उसकी रील्स को उसको देखना बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसके घर में सभी व्यक्ति को पसंद हो, और उसके जो आसपास के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उसका ये मानना रहता है कि जो चीज मुझे पसंद है वो सभी को पसंद होनी चाहिए। ठीक, जो स्टेज होती है 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चे को ये रहता है। आगे चलते हैं, ये इसमें रहता है सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, मतलब लैंग्वेज का ज्ञान, जैसे कि ए फॉर एप्पल हुआ, तो बच्चे को ये पता रहता है कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, तो उसमें सिंबल के थ्रू उनमें ज्ञान आना शुरू हो जाता है, वो सिंबल के थ्रू अपना लैंग्वेज का विकास करना शुरू कर देते हैं। उनको ये मतलब उनके दिमाग में बनना मतलब उनको समझ आने लगता है कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है, उनको सिंबल के थ्रू सब कुछ समझ में आने लगता है। ये हुआ। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें रहता है लैक ऑफ कंजर्वेशन, मतलब उनमें संरक्षण, बच्चों को ऐसा एहसास होगा कि विकेट ए में ज्यादा पानी है जबकि दोनों में समान रहता है, मतलब उनमें संरक्षण, उनको ये समझ नहीं रहता है, उनमें ये समझ नहीं होती है कि इसमें ज्यादा पानी है या इसमें कम। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको बड़े ग्लास में पानी दे दो तो उनको ये लगेगा कि हाँ, इसमें ज्यादा पानी है, वहीं पे अगर छोटा ग्लास है उसकी चौड़ाई ज्यादा है तो उनको लगेगा कि इसमें कम पानी, मतलब उनमें ये समझ नहीं रहती, इनमें संरक्षण की समझ नहीं रहती, उनमें संरक्षण की जो समझ है वो कम मतलब ना के बराबर होती है। और उसमें मतलब केंद्रीकरण भी रहता है, उनको अपना मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है, उनको सामने वाला व्यक्ति अगर गुस्सा है, परेशान है, तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपना समझ आ रहा है। अगर उनको एक चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, उसके लिए आपके पास पैसे हो ना हो, अगर उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, अगर उनके पेरेंट्स आए हुए हैं मतलब जॉब करके आए हुए हैं, परेशान है, या फिर कोई भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और कोई भी अपना रीजन हो सकता है, लेकिन बच्चे को अपना दिख रहा है, उनको अगर चॉकलेट चाहिए तो उनको एक चॉकलेट चाहिए। अगर उनको खेलना है तो आप मतलब आपको उनके साथ खेलना पड़ेगा, उसके लिए वो रो भी सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे कि आप परेशान हो या फिर आपकी कोई समस्या है। ठीक, तो उसमें केंद्रीकरण की भी कमी पाई जाती है, जो एज होती है 2 से 7 वर्ष की। उनको सिर्फ अपना समझ आता है कि मतलब वो उनको अपनी है कि अगर उनको खेलना है तो खेलना है, उसके लिए आप परेशान हो, आपको खेलना नहीं आता है, वो डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, पर उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मतलब एक फादर है, वो जॉब से आए हैं घर, वो बहुत ज्यादा थके हुए हैं, परेशान है, और उनके जो जॉब मतलब जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहां से वो निकाल दिए गए हैं,
उनको इसका टेंशन है कि अब हम क्या करेंगे आगे। वहीं पे जो छोटा बच्चा है जिसकी एज है 2 से 7 वर्ष, उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बना रखी है, या फिर उसने प्लान कर रखा है कि आज पापा घर आएंगे तो पापा के साथ हम बॉल खेलेंगे। अब जब पेरेंट्स घर आए, उसके पापा घर आए, तो उसने कहा कि मुझे आपके साथ खेलना है, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनकी जो जॉब है वो छूट गई है। बच्चे को उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ आ रहा है कि हाँ पापा परेशान है या कुछ भी है, उनको जो भी समस्या है, वो उसको बस ये जिद उसने लगा रखी कि आपको मेरे साथ खेलना है तो खेलना है। तो बच्चे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है, सामने वाले को क्या है उसको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। आप चलते हैं हम अगली स्टेज पे, जो है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी स्टेज उन्होंने 7 से 11 वर्ष बताई है। इसमें बच्चे का तर्क आना शुरू हो जाता है, जो आपकी 11 से 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है पियाजे के अनुसार। इसमें लॉजिक जो है, ठीक, जो इसमें लॉजिक है वो आना शुरू हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्री ऑपरेशन में लॉजिक जो होता है, तर्क की कमी रहती है, उसमें तर्क नहीं होता है। बच्चा सिंबल के थ्रू सीखता है, जो उसके प्रेजेंट ऑफ माइंड मतलब उसके दिमाग में जो उसके जो सामने होता है। लेकिन जब स्टेज आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की, उसमें जो है बच्चे के तर्क करने की क्षमता आ जाती है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, मूर्त संक्रियात्मक में चीजों के प्रति लॉजिक तर्क शक्ति का ज्ञान आ जाता है। वो तर्क वितर्क कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो कैसा है। वो ऐसी चीज को भी, जिन चीज को उन्होंने देखा है तो उसके प्रति वो तर्क कर सकते हैं कि हाँ ये वस्तु ऐसे बनी थी, ये ऐसे हो गया, ये यहाँ पे था। वो अपना दिमाग उसमें लगाना शुरू कर देते हैं जब 7 से 11 वर्ष की उम्र में आ जाते हैं। आगे चलते हैं, वस्तुओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं कि ये गोल, ये चौकोर है तो एक साइड हुआ, ये गोल बने हुए हैं तो इनको एक पास करना है, ये ऐसे हैं तो इनको एक साथ रखना है। तो वो उनका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण उनमें आ जाता है कि पेन को एक पास रखना है, पेंसिल को एक पास रखना है, जो एक तरीके की बुकें हैं उनको एक पास रखना है, एक प्रकार की जो नोट्स हैं उनको एक तरह ही रखना है। उनको क्लासिफिकेशन वर्गीकरण उनमें आ जाता है जो 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है। कलर हुआ, शेप हुआ, साइज हुआ कि रेड कलर के हैं तो उनको एक पास रखना है, ब्लू कलर के हैं तो उनको एक पास करना है, उनमें ये सब आ जाता है जो आपकी 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है। वस्तुओं का संरक्षण, उनमें वस्तुओं का संरक्षण भी आ जाता है कि ये वस्तु जो है पेन है एक पास कर दें, जो नोटबुक है इनको एक साथ रख दें, जो बुकें हैं इनको एक पास कर दें, इनमें ये आ जाता है। उनमें रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान आ जाता है, इनको ये पता है, ये समझ आ जाता है कि बर्फ जो है वो पानी बन सकती है और पानी जो है वो बर्फ बन सकता है। रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान इनमें आ जाता है जो 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है। वहीं पे जो 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है उसमें रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान नहीं होता। बच्चे को ये समझ नहीं रहता कि बर्फ जो है बर्फ से पानी बन सकता है या पानी से बर्फ बन सकता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, वस्तुओं को सजाना घटते बढ़ते क्रम में भी बच्चे लगा सकते हैं जो 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है कि ये छोटी सी चीजें हैं तो इनको एक पास कर देते हैं, ये बड़े से हैं तो इनको एक साथ रखते हैं, ये इनका साइज ऐसा है तो इनको एक पास करते हैं। उनमें कलर के थ्रू, उनके सिंबल के थ्रू, उनके शेप साइज के थ्रू घटते बढ़ते क्रम में भी वो लगा सकते हैं। इनमें आ जाता है विकेंद्रीकरण जो आपका 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है। अब आगे चलते हैं हम लोग, जो आपका एसएस CCS है, इससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सी से आपका होता है कंजर्वेशन, फिर आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन, फिर आ जाता है शेडेशन, सीरियस में एक लगाना आपको 7 से 11 वर्ष की उम्र में आ जाता है। क्लासिफिकेशन उसके शेप साइज के आधार पे आप उसको वर्गीकृत कर देते हो। कंजर्वेशन आपका आपको ये समझ आ जाता है कि हाँ ये इस तरीके की वस्तु है, इसको यहाँ रखना है, इसको ऐसे करना है। आपका क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरियसन आप में 7 से 11 वर्ष की उम्र में आ जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आप लोग लास्ट स्टेज पे चलते हैं, जो आपकी लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, उसको बोलते हैं 11 से 15 वर्ष की उम्र में, वर्ष की होती है स्टेज। इसमें जो होता है अब्स्ट्रैक्ट, इसमें अमूर्त चिंतन रहता है। जो आपके दिमाग में जो एज थी अभी 7 से 11 वर्ष, उसमें जो आपके प्रेजेंट आपके जो दिमाग में आपके जो सामने होता है उसके प्रति आपके दिमाग में तर्क आते हैं। लेकिन वहीं पे जो 11 से 15 वर्ष की उम्र होती है, इसमें जो आपके दिमाग के आपके नजरों के सामने नहीं है, उसके प्रति भी आप सोच सकते हो, उसके प्रति भी अपनी थिंकिंग लगा सकते हो। ये जो स्टेज होती है आपकी, ये होती है 15 वर्ष 11 से 15 वर्ष की उम्र। इसमें लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझना आ जाता है, उसमें तर्क करना,
जो मतलब आपने अगर आप मतलब इसमें आपका इमेजिन करना, कल्पना करना, स्मृति शक्ति आपकी शुरू हो जाती है। आप अपने ख्यालों में पुलाव पकाना शुरू कर देते हो, जो 11 से 15 वर्ष की उम्र होती है। इसमें हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग मतलब परिकल्पनात्मक निगमन, जैसे कि जो आपका 7 से 11 वर्ष का था, उसमें उदाहरण दे करके आपके तर्क आते थे। आप सामने किसी वस्तु को देखा और आपके दिमाग में उसके प्रति लॉजिक आया। लेकिन जो एज होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन, इसमें आपने अगर कोई चीज नहीं भी देखी, आपके दिमाग के सामने नहीं है, लेकिन तब भी आप उसके प्रति अपना दिमाग लगा के कल्पना कर सकते हो, आप इमेजिनेशन कर सकते हो। ठीक। डिडक्टिव रीजनिंग निगमनात्मक चिंतन होता है। मतलब आपका अगर कोई नियम हुआ, आपको मतलब कोई नियम बताया गया, उसके आधार पे आप लोग अपने दिमाग में एक थॉट बना सकते हो, आप सोच समझ सकते हो। तो वो आपका 11 से 15 वर्ष की उम्र होती है। इसमें बस यही याद रखना है कि ऑब्जेक्ट मतलब आपके जो दिमाग के सामने कॉन्सेप्ट नहीं भी है, उसके प्रति भी अपना परिकल्पना कर सकते हो, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, जो 11 से 15 वर्ष की उम्र होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बस यही बन जाता है कि अमूर्त चिंतन कौन सी स्टेज में होता है, तो वो 11 से 15 वर्ष की उम्र में होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। निगमनात्मक तर्क भी इसी आपकी एज में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पियाजे की थ्योरी। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों से डिस्कस की। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आया तो आप लोग फिर से इसको रिवीजन करिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। ठीक है, वो एकोमोडेशन है या फिर मतलब वो जो मैंने आत्मसात करना है या फिर समायोजन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल हम लोग इससे प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो कल की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आई होप मैंने अच्छे से डिस्कस किया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगी। जो मैंने आपको बताया है वो आपका एसिमिलेशन है या फिर अकोमोडेशन है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड बल्कि एनसीईआरटी बेस्ड सारी वीडियो मिलेंगी, तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।